हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमान और आज हम पढ़ने वाले हैं सभा समिति, जो कि यूनिट नंबर 4 होने वाला है, ट्रिपल आईपीटी यानी आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सेस आए आफ्टर नीति एंड न्याय। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, मुझे ऐसा रिस्पॉन्स मिला है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो या लास्ट वीडियो से रिगार्डिंग। सेकेंडली, यहाँ पर सभा एंड समिति की बात हो रही है। मुझे स्टूडेंट्स ने कहा सभा एंड समिति के बारे में जल्दी से वीडियो लेकर आओ। मैं 4, 5th और 6th पार्ट जो है कवर करने की जल्दी से जल्द कोशिश करूंगी, क्योंकि इसमें 6 यूनिट है, 3 यूनिट हम कर चुके हैं। वीडियोस अपलोडेड है ट्रिपल आईपीटी के, नोट्स भी जो है अपलोडेड है, और इस चैप्टर के नोट्स बन रहे हैं। जब बन जाएंगे तो मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉड ओवरव्यू दे देती हूँ। देखिए, आपको जो है ना नाम से समझ में आ गया होगा सभा। देखिए, सभा मतलब आपके दिमाग में क्या आ रहा है मुझे बताइए। ऑर्गेनाइजेशन आ रहा होगा, एक गैदरिंग आ रहा होगा। ठीक है, गैदरिंग, लोगों का सभा जमा हो जाती है कहीं पर भी। या फिर आपके दिमाग में लोकसभा राज्यसभा आ रहा होगा। ठीक है, सब चीज़ सभा है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कैसे। तो लोकसभा हो सकती है, राज्यसभा हो सकती है, ग्राम सभा हो सकती है, कोई भी सभा हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समिति क्या है? समिति भी आपने सुना होगा ना कि क्या कहते हैं, कहीं सम्मेलन हो रहा है, कहीं समिति हो रही है, ऐसे कुछ कुछ अलग अलग टर्म्स आपने सुने होंगे। तो ये समिति भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। ठीक है, तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों का क्या काम है पॉलिटिकल साइंस में, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप शुरुआत करते हैं दोनों वर्ड को समझने से। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझेंगे, क्योंकि देखिए सारा आपका जितने भी आइडियाज़ है ना, ये सब एंशियंट पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड है। तो ऑफ कोर्स ही बात है, हम एंशियंट पॉलिटिक थॉट से रिलेटेड है, तो एंशियंट पॉलिटिकल थ्योरीज को हम पढ़ के जो है इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो हम इसका ओरिजिन पढ़ेंगे, डेवलपमेंट पढ़ेंगे, सभा समिति क्या होती है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, रिलेशनशिप क्या है, दोनों साथ में क्यों आई है, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे सस्पेंस नहीं रखती हूँ। जैसे कि आज के टाइम पे आप देखोगे ना कि जो लोकसभा का जो कॉन्सेप्ट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और देखोगे राज्यसभा का जो कॉन्सेप्ट है, तो लोअर हाउस, अपर हाउस, ये हमने कहाँ से डिराइव किया है? ये हमने डिराइव किया फ्रॉम ब्रिटिशर्स। ठीक है, एक ब्रिटिशर्स की जो पार्लियामेंट होती थी, उनका स्ट्रक्चर हमने अपनाया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यही चीज़ हमें जो है इंडिया में बहुत पहले से देखने को मिलती है, करीबन 2000 साल पहले से भी हमको देखने को मिलती है वो। लेकिन हमने कभी वो सोचा नहीं कि हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट है उसमें कुछ इस तरीके का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम होगा। लेकिन हमने सिर्फ क्या देखा, हमने देखा कि ब्रिटिशर्स हम पे रूल करके गए, हमने बहुत सारी जगह का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, बहुत सारी जगह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अडॉप्ट किए। उसमें हमने ब्रिटिशर से जो ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि लोअर हाउस, अपर हाउस, और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और ये सब जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप पूरा हिस्ट्री आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, आपने देखिए पढ़ा होगा कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप लक्ष्मीकांत है ना, लक्ष्मीकांत जो है सिविल सर्वेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक मानी जाती है, आपको पता है। इंडियन पॉलिटी की बुक लक्ष्मीकांत की, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसका आप पढ़ लीजिए। इसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर है, उसमें आपको पता चलेगा कि इंडिया में जो लॉस आ रहे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम दीवानी राइट्स। दीवानी राइट कब आए थे मुझे कमेंट सेक्शन करके बताना। ठीक है, तो दीवानी राइट्स है, जब ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल चला, उसके बाद क्राउन रूल जो आया, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है उसमें दी गई है। उसको आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है ना, उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा हाथ था, क्योंकि उसके अंदर जो भी लॉज थे वो ब्रिटिशर्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे थे हमारी कंट्री पे लास्ट 200 से 300 ईयर्स पहले से। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम कंपैरिजन करेंगे कि आज के टाइम पे जो हमको इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, जो करीबन 100 सालों से करीबन 100 सालों से सही तरीके से काम कर रही है। सो वी कैन से दैट इट हैज टेस्टिफाइड द टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड पे खरी उतरी है। कैसे 100 साल हो गए, वही मुझे बताओ। तो देखिए, आपको इंडिपेंडेंस को नहीं गिनना है, आपको कब से गिनना है। आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 का, उसके पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 का। तब से जो है इस तरीके का सिस्टम जो है शुरुआत हो गई थी। वैसे शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी, आपको पता होगा। चार्टर एक्ट से शुरुआत हो गई थी 1793 के, फिर 1813 के, फिर 1833 के, फिर 1853 के, फिर क्राउन रूल एक्ट, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट। बहुत सारे एक्ट्स हैं। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा सारे एक्ट्स। तो वो सारे एक्ट्स जो है आप कवर करने वाले हो, कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर वो सारे एक्ट्स आपको कवर करने हैं। तो वो एक्ट से आपको ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं जो इंडिया का आज के टाइम में जो लोकसभा राज्यसभा का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिशर से आया गया है। लेकिन वो वाला जो कॉन्सेप्ट जो ब्रिटिशर से हमने लिया है वो ऑलरेडी हमारे इंडिया में प्रेजेंट था। तो ये चैप्टर आपको इसलिए ही दिया गया है। अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की।
तो देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता है, ज़्यादा हम पीछे नहीं जाएँगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी अगर पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर एक बार वापस पढ़ लीजिए। सारी प्लेलिस्ट अपलोड हो चुकी है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी की। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मेरे चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं। पाँचों यूनिट जो है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के कवर हो चुके हैं। आपको पता है कि हम पूरी तरीके से जो पॉलिटिक्स में क्या खेलते हैं, हम पॉलिटिक्स में ये करते हैं कि जो हम बेस्ट गवर्नेंस का जो सिस्टम होता है, वो ढूँढने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बहुत टाइम से मोनार्की चला आ रहा था, उसको हमने ओवरथ्रो किया। आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने बहुत पढ़ा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है, आपने फ्यूडल सिस्टम को ओवरथ्रो करने के बारे में पढ़ा है, स्लेवरी सिस्टम किस तरीके से अबॉलिश हुई वो पढ़ा है। हर चीज़ आपने पढ़ी है, तो वो चीज़ आपको बस रिलेट करनी है। देखिए, कभी भी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, आप जो है ना वैक्यूम में कोई चीज़ नहीं पढ़ सकते, ठीक है? वैक्यूम में आप नहीं पढ़ सकते। आपके कमरे के बंद कमरे के अंदर वो आइडियाज़ नहीं होते, वो आइडियाज़ वर्ल्ड में होते हैं। तो अगर कोई साइंटिफिक डिस्कवरी होती है तो उसका भी इम्पैक्ट पॉलिटिकल साइंस से पड़ता है। पॉलिटिकल साइंस का इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है, सोसाइटी का इम्पैक्ट जो है हर एक ह्यूमन लाइफ के एस्पेक्ट पे पड़ता है, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी चेन है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये कोई भी चीज़ जो है ना, कभी भी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ो तो आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि कभी भी आप कोई भी चीज़ जो है ना वैक्यूम में नहीं पढ़ सकते। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, कब आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया तब उस टाइम के बाद क्या हुआ, कैपिटलिज्म का ग्रोथ हुआ, ठीक है? तो कैपिटलिज्म का ग्रोथ हुआ 18-19 सेंचुरी में प्रीडोमिनेंटली। और फिर 19 सेंचुरी के अंदर क्या हो जाता है, कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज हो जाते हैं वो इमर्ज होकर आते हैं। मार्क्सिस्ट आइडियाज क्यों आते हैं, कैपिटलिज्म की क्रिटिक में आते हैं। एक डोमिनेंट फिलोसफी मानी जाती है मार्क्सिज्म, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे 20th सेंचुरी में क्या होता है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ रशियन यूएसएसआर, ठीक है? तो हर एक चीज़ मतलब आप देखोगे, फिर कोल्ड वार एरा, अलग अलग आइडियोलॉजीज, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड अपना हमारा जो यूएसएसआर है। उसके बाद हमारा डेमोक्रेटिक आइडियाज़ पे बेस्ड यूएस। तो एक अलग तरीके से आपको जो है ना पूरा पिक्चर देखने को मिलती है। तो मतलब हर एक इन्वेंशन जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। हर एक साइंटिफिक डिस्कवरी, हर एक साइंटिफिक इन्वेंशन एक दूसरे से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं एक चेन बना रहा है। तो ये हमारा पढ़ने का मकसद क्या है, हम ये क्यों पढ़ते हैं, ठीक है? ये हमारा पढ़ने का मकसद इसलिए है क्योंकि हमें जो है प्रॉपर एक गवर्नेंस का सिस्टम चाहिए, ठीक है? गवर्नेंस का सिस्टम चाहिए ताकि हम ह्यूमंस जो है वो लोग एक तरीके से सिविलाइज तरीके से एक सोसाइटी में रह सके, दैट्स द पॉइंट, ठीक है? तो अब हमें समझना है कि ये सोसाइटी का जो डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ। तो सोसाइटी का डेवलपमेंट आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत बहुत पुराने से आप देख लीजिए, एग्रीकल्चर 8,000 साल पहले, 6,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, धीरे 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 2,000 साल पहले क्या हुआ, अलग अलग रिवॉल्यूशंस, अलग अलग क्रांति, मोनार्की का स्टेब्लिशमेंट, ओवरथ्रो ऑफ ये वो सब बहुत सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री में मिल जाएगी, पॉलिटिकल साइंस में मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन आप थोड़ा सा आप आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, मतलब आप आ जाओ 15-16 सेंचुरी में। कहाँ हो गया 15-16 सेंचुरी में? इस टाइम पे किसका ग्रोथ हो रहा है, इस टाइम पे ग्रोथ हो रहा है लिबरल स्कॉलर्स का, इस टाइम पे ग्रोथ हो रहा है सोशल कॉन्टेक्चुअलिस्ट का, इस टाइम पर ग्रोथ हो रहा है रूजो, हॉब्स एंड लॉक का। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कहना एक इस तरीके का फॉर्मेट दे रहे हैं जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होती है। मतलब ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं जिसमें लोग अपने नेता को चुनेंगे, लोग अपने लीडर को चुनेंगे, मतलब क्या डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट। तो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो है इस टाइम पर इमर्ज होकर आ रहा है। तो हमें क्या लगता है ना कि हमें ऐसा फीलिंग आती है कि भाई डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट और जो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है, रिपब्लिक का क्या फोनोमिना होता है आपको पता होता है। रिपब्लिक जो होता है इसका मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है मुझे आप कमेंट सेक्शन में करके बताना, प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है, ठीक है? तो रिपब्लिक यानी जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो क्या होता है, इलेक्टेड होता है, दैट इज नोन एज रिपब्लिक। तो इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, ठीक है? हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो बेसिकली साथ में हमें ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है, पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम से आई हैं। हमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा रीडर्स के बारे में पढ़ते हैं, जो थॉमस हॉब्स, लॉक, रूजो, हम इनके बारे में पढ़ते रहते हैं, बट हम उनके आगे कभी हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में नहीं पढ़ते। एंड दैट इज़ द रीज़न। सिर्फ इंडिया में नहीं, आप दूसरे भी वर्ल्ड के पार्ट में देखोगे, वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है? लेकिन हमें जो है पढ़ाया नहीं जाता, बिकॉज हम लोग वेस्टर्न पे ज़्यादा हम लोग ना थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड है। तो इसलिए आपको ये पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि आप इंडिया की हिस्ट्री को भी जान के देख सको। और इंडिया की हिस्ट्री के बाद आप कोशिश करना कि दूसरे वर्ल्ड में क्या हो रहा था वो भी आप समझने की कोशिश करना। तो अब बात करते हैं कि तीनों आइडियाज़ जो है ना ये सब ऑलरेडी इंडिया में प्रेजेंट थे। अब वो कैसे प्रेजेंट थे वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वर्ड रिपब्लिक है,
रिपब्लिक वो 40 बार ऋग्वेद में आया है, लेकिन ऋग्वेद तो क्या कहते हैं संस्कृत में लिखी गई है, तो रिपब्लिक वर्ड मतलब रिपब्लिक के फॉर्म में नहीं आएगा, उसका चेंज होकर आएगा। आप इसका वर्ड निकाल सकते हो एग्जैक्ट वर्ड क्या है, तो मतलब वो जो वर्ड है ना उसका मीनिंग आज के टाइम पे रिपब्लिक होगा, बट वो रिपब्लिक वर्ड वहाँ नहीं दिया गया होगा। दैट आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो ऋग्वेद के अंदर ये 40 बार आया है, ठीक है। मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, तो वो 40 बार आया है ऋग्वेद में। अथर्ववेद में 9 बार आया है। तो ये रिपब्लिक का जो आइडिया है ये ऑलरेडी, और ऋग्वेद का कंपोजिशन आपको पता है ना कब है, कितना पहले है, मतलब अराउंड 1500 बीसी के टाइम पे, मतलब आज से करीबन 3500 साल पहले, तो उस टाइम पे आ चुका है। अथर्ववेद का कॉन्सेप्ट में भी 9 बार आ चुका है। उसके बाद हम देखेंगे जो पार्लियामेंट का फंक्शन है, पार्लियामेंट भी पार्लियामेंट के फॉर्म में नहीं आएगा, पार्लियामेंट का जो वर्ड यूज हुआ होगा संघ वर्ड यूज हुआ था, संघ, ठीक है। आपने पढ़ा होगा संघ का बारे में, आपने बुद्धिस्ट टेक्स्ट में पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो, कि बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हमको देखने को मिलते हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेंचुरी के टाइम पे, तो वो हमको देखने को मिलता है कि उसमें संघ का मेंशन होता है, मोनेस्ट्री, ठीक है। उसमें आप बोलते हो कि किस तरीके से लोग जो है हर चीज़ छोड़कर संघ में आ जाते हैं, संघ के कुछ रूल्स होते हैं। तो वो संघ जो होता है ना, तो संघ का मेंशन शांति पर्व में मिलता है हमें, शांति पर्व में मिलता है। उसके साथ साथ हमें मिलता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलता है, ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलता है। उसके बाद हमें स्मृति ग्रंथ इस तरीके के वर्ड भी देखने को इनमें भी सब में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो महाभारत के कुछ वर्जन्स है, उसमें हमको ये सारे जो है संघ का जो है हमें वर्ड देखने को मिलता है। अब हम ये भी बता सकते हैं कि ये जो रिपब्लिक और डेमोक्रेसी का जो वर्ड है हमें वैदिक एरा से मिलता है। वैदिक एरा आपको पता है ना कौन सा टाइम है, आपने पढ़ा होगा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, और वैदिक पीरियड पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है फ्लड के कारण या डिफॉरेस्टेशन के कारण, जिसके रीजन जो है वो हिस्टोरियन फाउंड नहीं कर पाए। तो बेसिकली जो रिपब्लिक और डेमोक्रेसी वाले वर्ड है ये वैदिक एरा से शुरू हो गए थे, ऐसा लोगों का नहीं, ऐसा हमारा मानना है, बिकॉज देर इज नो प्रूफ, बट स्टिल हमें जो टेक्स्ट देखने को मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि सभा जो वर्ड है, सभा का वर्ड यूज हुआ होगा, हो सकता है पार्लियामेंट के लिए, समिति का वर्ड यूज हुआ होगा काउंसिल के लिए। देखिए आज के टाइम पे आपने देखा होगा ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर काम करते हैं, और बाकी एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, और उसके बाद विधात। तो विधात का कॉन्सेप्ट मतलब ये तीनों जो वर्ड है ना ये आपको दिमाग में रखना है, सभा, समिति, विधात, ये सब वर्ड्स है ना किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुए हैं, ये कॉन्टेक्स्ट में यूज हुए हैं, वैदिक एरा में यूज हुए हैं, उस टाइम के पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए। आई होप इट्स क्लियर। लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस है, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन आपको बहुत अच्छे से पता है, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन और ऑटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन और ऑटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में क्या डिफरेंस है, कि आपको पता है कि मोनार्की जो होती है वो एक ऑटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होती है, राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है, तो वो तो चल ही आ रही है, आपने राजा के बेटे को चूज नहीं किया। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में क्या होता है, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हो, ठीक है, वो जाता है फिर, और वहाँ पर जाता है पार्लियामेंट में, फिर आपके लिए लड़ता है इन द सेंस मतलब ओरली लड़ता है, दैट योर फाइट थ्रू वर्ड्स। तो मतलब वो आपके लिए जो है लॉस, रेगुलेशन, लेजिस्लेशन बनाने की कोशिश करता है। तो बेसिकली दीज आर दी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आपको वो सब पता है, वो सब में मैं नहीं जाऊंगी। कि इंडिया की आबादी कितनी है आपको पता है, करीबन 140 करोड़ तक पहुंच गई है, तो 140 करोड़ एंड स्टिल ग्रोइंग। तो इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक पर्सन आके सामने अपना अपना व्यू पॉइंट रखेगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। जहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन होती है वहां पर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस है ना वो इंडिया में जिस तरीके से प्रेजेंट थे उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आर्कोपैगस, आपने आर्कोपैगस के बारे में पढ़ा है या नहीं, आई डोंट नो। तो आर्कोपैगस जो है ग्रीक में एक तरीके का फेमस जो है इंस्टीट्यूशन, मतलब बोला जा सकता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हो। तो वैसे ही आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जैसे आर्कोपैगस था, हमारे को देखने को मिलता है ग्रीक में, जैसे हमें देखने को मिलता है क्यूरिया रोमन्स में, वैसे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे सभा, समिति, विधाता, संग्राम परिषद, इस तरीके के अलग अलग नाम मेंशन किए गए हैं इंस्टीट्यूशंस के। अल्दो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो इंस्टीट्यूशन कैसे थे, क्या वो डेमोक्रेटिक थे, क्या उसमें इक्वल पॉलिटिकली लीगल राइट्स थे, वो सब हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। लेकिन उसके बावजूद हमें देखने को मिलता है कि कुछ तरीके के इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते थे। ऑफ कोर्स ये बात है, अगर आपको एक सोसाइटी चलानी है तो सोसाइटी कभी भी एक राजा नहीं चला सकता।
तो राजा के साथ आपको कुछ ना कुछ हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सभा समिति उनके हेल्पिंग हैंड्स हो सकते हैं। एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ती है, जैसे कि कोर्टियर्स हो गए, दरबारी हो गए, ठीक है, मिनिस्टर्स बोल सकते हो आप, उसको अमात्य बोलो, आप उसको सभा समिति बोलो, आप उसको कैबिनेट मिनिस्टर बोलो, आप उसको जो भी लैंग्वेज में बोलना है बोल सकते हो, बट देयर इज़ ऑलवेज अ नीड ऑफ फ्यू मिनिस्टर्स, या फिर जो आप बोल सकते हो बाय हैंड जो काम कर सके किंग का, या फिर आप बोल सकते हो मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का। अब देखिए इसमें एक चीज़ हमें थोड़ी-सी प्रॉब्लमेटिक देखने को मिलती है कि अलग-अलग स्कॉलर्स, अलग-अलग राइटिंग्स, हमें कोई यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं देखने को मिलती। एंशिएंट टेक्स्ट की जितनी राइटिंग्स हमें मिलती है उसमें सब में हमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्ररी फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। साथ-साथ जो स्कॉलर्स बिलीव करते हैं वो भी बहुत डिफरेंट बिलीव करते हैं। तो वो हम दोनों चीज़ों को देखते हुए समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको ये समझना है कि एल्टेकर कौन थे? एक हिस्टोरियन थे। एल्टेकर क्या बिलीव करते हैं कि सभा एंड समिति, लोगों का मानना ऐसा था, ठीक है, उस टाइम पर, क्योंकि उन्होंने थोड़ा रिसर्च की थी, तो उनको ऐसा लगता है कि अल्टेकर को ऐसा लगता है कि जो सभा और समिति है, उस टाइम के लोगों को लगता था कि क्या है, उस टाइम पे लोगों को लगता था इट्स अ गॉड मेड इंस्टीट्यूशन, उनको ऐसा लगता था। तो बेसिकली वो अल्टेकर एक हिस्टोरियन है, तो वो जब स्टडी करते हैं तो उनको ऐसा फील होता है। सेकेंडली उस टाइम पर सभा एंड समिति जो है पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड थी, ठीक है, ऑफ कोर्स सी बात है, और वहाँ पर 3 तरीके की मीटिंग्स होती थी, एक थी सभा, एक थी समिति और एक थी विधाता, ठीक है। देखिए हमें अभी भी प्रॉपरली यहाँ पर मैं बता दूँ आपको पूरे चैप्टर में, इसमें आपको डिफरेंट व्यू पॉइंट मिलेंगे, लेकिन आपको डेफिनेट कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी डेफिनेट आपको मीनिंग नहीं मिलेगा, डेफिनेट पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ और सिर्फ अलग अलग स्कॉलर्स का इंटरप्रिटेशन मिलेगा। या तो आप उसको कह सकते हो तुक्का मिलेगा, ठीक है, तुक्का इन द सेंस बिकॉज कोई प्रॉपर डिडक्टिव रीजनिंग नहीं है हमारे पास, कोई प्रॉपर सबूत नहीं है, लेकिन इतना हमें बताएं कि ये टेक्स्ट में जो है मेंशन्ड है इस तरीके के वर्ड्स। उसका फंक्शनिंग किस तरीके से होता था, क्या वो डेमोक्रेटिक थे, क्या उसमें विमेन को राइट मिलता था, क्या उसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो सब चीज़ें हम इतनी डिटेल में नहीं पता कर सकते, बट हमें जितना पता है उतना हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें डिफरेंट टेक्स्ट मिलते हैं, तो आपको डिफरेंट टेक्स्ट पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि पराशर मधव। पराशर मधव एक तरीके का धर्म शास्त्र या धर्म सूत्र आप बोल सकते हो मिलता है, जिसमें जुपिटर बताते हैं कि 4 टाइप की जो होती है मीटिंग्स होती है, ठीक है, 4 टाइप की मीटिंग्स के बारे में वो बात करते हैं। तो वो 4 तरीके की मीटिंग्स क्या होती है, पहली होती है अचल सभा। अचल सभा विलेजेस में होती है, जैसे कि आप ग्राम सभा का एग्जांपल ले सकते हो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। चल सभा मतलब एक तरीके से जिसमें लर्नड मैन होते थे, ठीक है, लर्नड मैन होते थे, मतलब जैसे कि आप बोल सकते हो आज के टाइम में आप देखोगे नीति आयोग है, उसके अंदर आप देखते हो नीति आयोग का जो फॉर्मेशन हुआ है, उसमें जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स और ये सब मिलकर जो है कहीं ना कहीं मीटिंग करते हैं। तो उस टाइम पर जो लर्न पर्सन हुआ करते थे, मे बी उस टाइम पे ब्राह्मण को दिया गया है प्रेफरेंस या फिर लर्न पर्सन को दिया गया है, वो हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है, बट हमें इसका देखने को मिलता है। थर्ड है जो एम्पावर्ड समिति बिकॉज ये जो समिति है इसके पास कहीं ना कहीं जो है ना थोड़ा पावर लेने की जो है ना कैपेसिटी होती थी, लाइक उनके पास थोड़ा पावर होता था कि वो डिसीजन ले सके। जैसे कि आप देखोगे ना आज के टाइम पे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के क्लोजली काम करते हैं, तो वो आप उसको कंपेयर कर सकते हो एज सभा एज पर कमांड, सभा एज पर कमांड से कंपेयर कर सकते हो, और एम्पावर्ड समिति को आप कंपेयर कर सकते हो लोकसभा से आप कंपेयर कर लो, ठीक है, क्योंकि लोकसभा आपको देखने को मिलती है थोड़ी सी पावरफुल है। तो प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट से अगर आप इन चारों ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करते हो, तो आप इजीली फर्स्ट को ग्राम सभा से, सेकंड को आप नीति आयोग से, थर्ड को आप जो है आपको लोकसभा से करना है तो लोकसभा से। इसमें सुप्रिंटेंडेंट जो था ना वो उसका हेड था, मतलब एक तरीके से जैसे कि आप देखोगे ना लोकसभा का हेड कौन होता है, तो वैसे ही उस टाइम पे सुप्रिंटेंडेंट उसका हेड था, और जो सभा थी एज पर कमांड जो फोर्थ टाइप की सभा थी वो किंग उसका हेड हुआ करता था। तो आप जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशन से कंपेयर कर सकते हो। क्यों कंपेयर करना है आपको, बिकॉज आपको ताकि याद रहे, बिकॉज उस टाइम से आपको उस टाइम पे आप नहीं रहे हो, आज आप आज इस टाइम पे रह रहे हो, तो आपको आज के इंस्टीट्यूशन से उसको कंपेयर करके समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ब्रिगू जो है, ब्रिगू बताते हैं कि ब्रिगू जो है एक तरीके की मीटिंग्स के बारे में बताते हैं जो कास्ट स्पेसिफिक थी, तो कास्ट स्पेसिफिक मीटिंग्स भी होती थी। और चरक जो है, चरक आपको पता है फादर ऑफ सर्जरी जिन्हें कहते हैं हम, तो वो बोलते हैं 2 टाइप की मीटिंग होती थी, एक तो होती थी पब्लिक की और एक होती थी हमारी मतलब जो साधारण लोग, और एक जो है लर्न मैन। तो फिर आप इसको कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि आज के टाइम पे आप वही आपको मैंने बोला नीति आयोग का एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो होते हैं सब लोग कैसे होते हैं, लर्नड होते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग एक्सपर्टीज इन वेरियस फील्ड्स, और वो लोग भी आते हैं। और सेकेंड जो मीटिंग है वो किसकी है, वो है पब्लिक मीटिंग होती है। जैसे नॉर्मली आप देखोगे आज के टाइम पे तो ग्राम सभा जो लेवल पे होती है, मतलब ग्राम पंचायत वगैरह,
तो वहाँ पर तो होती ही है। उसके अलावा लोकसभा में जो लोग जाते हैं बेसिकली वो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 तरीके की मीटिंग्स होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको अलग-अलग पॉइंट्स देने हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है ना एग्ज़ाम में कि सभा एंड समिति क्या है? एंड डिस्क्राइब इट अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट फिलोसोफर्स, तो आप भृगु को मेंशन करोगे, चरक को मेंशन करोगे, आप प्रशर मधर्व को मेंशन करोगे, ठीक है? अलग-अलग टेक्स्ट को मेंशन करोगे, उसमें क्या लिखा हुआ है वो बताओगे। बिकॉज़ अल्टीमेटली यू डोंट हैव द ट्रुथ विथ यू। आपके पास ट्रुथ नहीं है, बट आपके पास अलग-अलग टेक्स्ट है एंड अलग-अलग टेक्स्ट अलग-अलग बातें कर रहे हैं। तो वो आपको कहीं न कहीं आप जो है ना उसको बताओगे और फिर फाइनली आप जो है कॉन्क्लूजन निकालोगे, वो हम कॉन्क्लूजन समझ लेंगे। तो अभी हमें भृगु, चरक, पराशर, मधव तीनों की बातों को सुनकर हमें एक चीज़ तो क्लियर होती है। क्या क्लियर होती है? कि 2 तरीके की मीटिंग्स होती होगी। पहले तो देखिए एक ऐसी मीटिंग होती होगी जो कि स्टेट असेंबली में होती है, ठीक है? स्टेट असेंबली यानी जैसे आज के टाइम पे आप देखोगे लोकसभा, राज्यसभा जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती है, ठीक है? और उसमें आपके रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। और उसके अलावा कुछ लेस इम्पोर्टेंट मीटिंग्स भी होती है जो पर्टिकुलर क्लास या कम्युनिटी से रिलेटेड होती है, जो कि सोशल रिलीजियस मैटर को डिस्कस करती है। तो जैसे कि आज के टाइम पे आप देख लो, अगर कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करती है? कमेटी बिठाती है। कमेटी बैठ जाती है, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमेटी हो गई, बहुत सारी कमेटी बैठती है, ठीक है? तो हर एक कमेटी का अलग अलग काम होता है, स्पेसिफिक एजेंडा होता है, उसके बाद वो कमेटी डिसॉल्व भी हो जाती है। तो पॉइंट इज दैट कि एक कमेटी जो बैठती है उसको आप कंपेयर कर सकते हो पर्टिकुलर उस टाइम की सभा से, लेस इंपॉर्टेंट सभा से, और उस टाइम की जो पार्लियामेंट या उस टाइम की जो समिति होती थी उसको आज कंपेयर कर सकते हो आज के टाइम की लोकसभा एंड राज्यसभा से। आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ। अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमने देखिए एंशिएंट स्कॉलर्स के बारे में पढ़ा, तो अगर आपको एंशिएंट स्कॉलर्स का नाम आता है ना तो आप क्या किनको बोलोगे? 3 लोगों को आप डिस्क्राइब कर देना। 3 लोगों को आप डिस्क्राइब कर दोगे, एक आप करोगे पराशर मधव को और आप 3 ये भृगु और चरकों को कर देना। अब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट स्कॉलर्स का डिफरेंट ओपिनियन है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें पहला हमें ओपिनियन देखने को मिलता है शेंदे का। तो शेंदे क्या बताते हैं कि वह जो अथर्ववेद में आपको पार्लियामेंट का मेंशन मिलता है। पार्लियामेंट मैंने अभी अगेन आपको बताया कि पार्लियामेंट नॉट इन एक्चुअल सेंस और लिटरल सेंस, जैसे कि आज पार्लियामेंट है, लेकिन उस टाइम पर जो सभा या समिति का मेंशन वहाँ पर मिल रहा है वो हमें आज के टाइम के पार्लियामेंट से जो है रिलेटेड देखने को मिलता है। तो शेंदे जो है वो इस तरीके का आर्ग्यूमेंट देते हैं दैट अथर्ववेद में हमें क्या देखने को मिल रहा है? पार्लियामेंट शब्द का मेंशन देखने को मिल रहा है। और उसके मेंबर्स को हम कहते हैं कॉर्पोरेटर्स, ठीक है? हम उनके मेंबर्स को क्या कहते हैं? कॉर्पोरेटर। तो कॉर्पोरेटर का जो संस्कृत वर्ड होगा वो उसके अथर्ववेद में मेंशन होगा। इतना आपको क्लियर हो गया। और एक और चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि अनलाइक अदर अर्लियर टेक्स्ट, जैसे कि आप रामायण देखोगे, महाभारत देखोगे, उसमें आपको कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगा? कि डिवाइन ओरिजिन थ्योरी देखने को मिलेगी। अगर आपने डिवाइन ओरिजिन थ्योरी नहीं पढ़ी है, स्टेट क्राफ्ट नहीं पढ़ा है, धर्म धर्म नहीं पढ़ा है, तो उसको जाकर पहले पढ़िए, क्योंकि डिवाइन ओरिजिन थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ना, मत्स्य न्याय पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपका आगे का बेस, वो बेस है, और आप आगे का जो है आपका जो है बिल्डिंग बनाने के लिए आपको बेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आपको पहले समझना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि वहाँ पर वो बताने की कोशिश करते हैं शेंदे कि डिवाइन अथॉरिटी की बात नहीं हो रही है। अब देखिए मैंने आपको पहले भी इसके वीडियोस में समझाया था कि अगर डिवाइन अथॉरिटी, देखिए किंग का बनने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक होता है डिवाइन अथॉरिटी, मतलब एक तरीके से डिवाइन ओरिजिन, मतलब लोग कहते हैं कि किंग जो है उसको चूज किया गया है बाय गॉड, ये एक थ्योरी होती है। दूसरी थ्योरी होती है कि किंग को जो है लोगों के द्वारा चूज किया जा रहा है, इसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं। अलग अलग थ्योरीज होती है, ठीक है? एक होती है सप्तांग थ्योरी, ऑर्गेनिक थ्योरी इसे हम कहते हैं। तो अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि अथर्ववेद में बताया जा रहा है कि किंग जो है ना डिवाइन ओरिजिन से नहीं आया है, किंग है ना। तो शिंदे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किंग जो है इलेक्टेड है, उस टाइम का किंग जो है वो इलेक्टेड है, ना कि डिवाइन ओरिजिन वाला किंग है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि मतलब हम बात कर रहे हैं कि उस टाइम पर जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते थे, जिस टाइम पर अथर्ववेद लिखी गई है, ठीक है? ऋग्वेद के टाइम की बात नहीं कर रहे हैं हम। ऋग्वेद के टाइम पे हमें जो है इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस कम देखने को मिलता है, क्योंकि ऋग्वेद में हमें थोड़ा डिवाइन ओरिजिन थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ठीक है? तो ऋग्वेद में आपको क्या मिलेगा? मतलब ऋग्वेद में आपको मिलेगा डिवाइन ओरिजिन वाला थ्योरी, और धीरे धीरे ऋग्वेद के बाद हमको धीरे धीरे देखने को मिलता है द पॉइंट ऑफ कंसोलेशन, जहाँ पर लोग अपना खुद का राजा चुन रहे हैं, दैट इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि शेंदे बताते हैं कि वहाँ पर जो है किंग जो है सभा और समिति द्वारा चूज किया जा रहा है। देखिए आज भी आप सोचोगे, आपको पता है राज्यसभा, लोकसभा, आप जो लीडर इलेक्ट करते हो उसमें से ही जो एक लीडर निकल कर आते हैं जिनको मेजोरिटी लोग देते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, राइट? तो जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आज के टाइम पे, वो आप देख सकते हो उस टाइम के किंग से आप उसको रिलेट करके समझ सकते हो।
दूसरी बात यहाँ पर हमको ये भी देखने को मिलती है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर सुपर नेचुरल पावर देखने को मिलती है। सुपर नेचुरल पावर का मेंशन देखने को मिलता है, मतलब एक विच क्राफ्ट है। विच क्राफ्ट मतलब एक जादुई मतलब कुछ तरीके की जादुई तरीके की कुछ भी तरह, मतलब जैसे कि मतलब साम दाम दंड भेद उस तरीके से बोला जाता है। तो बेसिकली कुछ जादुई तरीके का यंत्र जिससे लोग जो है क्या करने की कोशिश करते हैं, डिबेट जीतने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने डिबेट जीत लिया तो आपका जो है पॉइंट प्रूफ हो जाएगा। तो उस तरीके की बात यहाँ पर हो रही है। लेकिन उसके अलावा हटके शिंदे क्या बिलीव करते हैं, शिंदे बिलीव करते हैं कि सभा एंड समिति साथ में मेंशन हुई है। अब उसमें भी शिंदे का पॉइंट ऑफ व्यू ये हो गया। अब लुडविग का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि जो मतलब जो वो बिलीव करते हैं कि जो मीटिंग होती है ना, वो मीटिंग्स होती है उसके अंदर जो सभा होती है, सभा में जो है ना वेल्दी लोग आते हैं, अमीर लोग, प्रीस्ट लोग यानी पुजारी, वो लोग सब है ना समिति सभा में आते हैं। और जो समिति है ना, समिति समिति में ऑर्डिनरी लोग आते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको वापस बता दूं कि अथर्ववेद में ये मेंशन नहीं है कि उस पर्टिकुलर सभा और समिति का कंपोजिशन क्या था, वहाँ के लोगों की क्वालिफिकेशन क्या थी, प्रोसीजर क्या था, कुछ भी मेंशन नहीं है। लेकिन जो स्कॉलर्स हैं वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लुडविग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उस टाइम पे जो सभा हुआ करती थी वो अपर क्लास लोग, प्रीस्ट और वेल्दी लोग की होती थी। ठीक है, और समिति जो होती थी वो ऑर्डिनरी लोगों की होती थी। ये एक पर्सपेक्टिव हो गया। जिम्र बताते हैं कि समिति क्या होती थी, विलेज इंस्टीट्यूशन होता होगा। ठीक है, और वहां पर सब लोग विलेज के आते होंगे, इस तरीके से मानते हैं। हिल्डेब्रांड क्या बताते हैं, वो बिलीव करते हैं कि सभा और समिति एक ही चीज है, क्योंकि वो दोनों साथ में आई है। सभा समिति एक ही चीज है, क्योंकि जहाँ पर लोग जमा होते हैं उसको सभा कहते हैं, और जो लोग जमा होते हैं उन्हें हम समिति कहते हैं। ठीक है, तो लोग समिति का पार्ट होते हैं और जिस जगह पे जमा होते हैं उसको सभा कहते हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, अलग अलग स्कॉलर्स है ये। ठीक है, इन्होंने भी अपनी स्टडी की है, इनके हिसाब से इन लोगों ने अपना खुद का एजम्पशन दिया है। अब उसके बाद हम देखेंगे एनएन लॉ। एनएन लॉ बताते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है मतलब बहुत सारे जो वर्ड ऐसे यूज हुए संस्कृत के अंदर, जैसे कि विधाता, संगति, सभा, समिति, तो ये सब तरीके के इंस्टीट्यूशंस होंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पर अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। तो उस बारे में बताने की कोशिश करते हैं, कौन बिलीव करते हैं, एनएन लॉ। उसके बाद क्या बताया जाता है कि देखो दो चीज़ें बताई जाती है। दो चीज़ बताई जाती है कि एक तो ऐसे लोग जहाँ पर जो है सब लोग साथ में आते हैं, और एक जगह ऐसी जहाँ पर कुछ इंटेलेक्चुअल लोग साथ में आते हैं। ठीक है, तो दो दो तरीके की मीटिंग एग्जिस्ट करती होंगी। मैंने आपको ऊपर बताया था, आपको नीति आयोग का एग्जाम्पल दिया था और ऑर्डिनरी लोगों का एग्जाम्पल दिया था। तो हो सकता है कि हमें जो है दो तरीके की मीटिंग्स हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए जो है गोसल बताते हैं कि क्या बताने की कोशिश करते हैं कि सभा एंड समिति दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, पैरेलल इंस्टीट्यूशंस है। आज के टाइम में आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, आप राज्यसभा लोकसभा का एग्जांपल ले लो। ठीक है, दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं, और दोनों जो है आपस में मिलकर इसलिए काम करते हैं ताकि दोनों जो है आपस में कोऑर्डिनेट कर सके, और जो आज के टाइम में आप लेजिस्लेटिव काउंसिल देखते हो उस रूप में जो है ये लोग काम करते हैं। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग व्यू है, हर स्कॉलर का रिव्यू आपको मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वहाँ पर हम देखेंगे कि समिति समिति वहाँ पर ऐसा माना जा सकता है, हमने जितना पढ़ा है उससे हम ये समझ सकते हैं कि समिति हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन था। ठीक है, और सभा थोड़ा सा लोअर इंस्टीट्यूशन था। तो मतलब अगर आप इसको हायरकरी में देखोगे तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो सभा मतलब हो सकता है कुछ एलीट लोगों का ग्रुप हो, चाहे वो वेल्दी लोग हो, चाहे अपर क्लास हो, चाहे लर्न मैन हो, ये समिति है। ठीक है, और जो हमारा लोअर क्लास है, जो भी है वो सब क्या है, वो सभा है। तो वो सभा में क्या आएंगे, ऑर्डिनरी पीपल सब लोग साथ में आएंगे। और समिति में कौन आएंगे, समिति में जो है सिर्फ और सिर्फ जो अपर क्लास वेल्दी मैन और साथ साथ लर्न मैन ही आ पाएंगे। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू कि सभा और समिति में क्या डिफरेंस है। बट एक चीज़ हमें फिर भी ध्यान रखनी है कि भले ही दोनों हाउसेस अलग हो, दोनों हाउसेस में हो सकता है पावर का डिवीजन हो सकता है अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हो, लेकिन दोनों हाउस डिबेट जरूर करते थे। जैसे आज के टाइम में आपको देखने को मिलता है राज्यसभा लोकसभा, दोनों हाउस के पास डिबेटिंग का राइट होता है, लेकिन दोनों की अलग अलग चीज़ें होती है। कौन कौन सा बिल पास कर सकता है, कौन सा लॉ पास कर सकता है, अमेंडमेंट किस तरीके से ला सकता है, वो अलग अलग चीज़ें हो जाती है कॉन्सेप्शन। बट यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि उस टाइम पे दोनों भी हाउसेस जो है उनके पास डिबेट करने का राइट हुआ करता था।
तो अगर आपको कोई सम आउट करने के लिए बोले या कंक्लूजन निकालने के लिए बोले तो आप यही बताओगे कि सभा जो होती है वो एक तरीके का विलेज इंस्टीट्यूशन हो सकता है, क्योंकि पहले के टाइम पे तो अरेंजमेंट इस तरीके से होता था ना कि विलेज के तरीके से होता था कि अलग अलग लोग विलेज के रिप्रेजेंटेटिव आते थे और फिर उसमें मिलकर बात करते थे। तो विलेज इंस्टीट्यूशन हो सकता है सभा, जिसमें सोशल पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस होते हो, और समिति जो है उसमें स्कॉलर्स होते होंगे। स्कॉलर्स हो सकते हैं बिकॉज स्कॉलर्स जो है वो लर्न मैन हो सकते हैं, वो अपर क्लास हो सकते हैं, रिच मैन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और ये समिति को किससे कंपेयर किया गया है? लेजिस्लेचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट से कंपेयर किया गया है। ठीक है, अब हमें ये देखने को मिलता है कि एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो किंग है यहाँ पर वो डेमोक्रेटिक किंग है, ना कि ऑटोक्रेटिक किंग है। तो किंग जो है वो किससे हेल्प से काम कर रहा है? लेजिस्लेटर के हेल्प से काम कर रहा है। और साथ साथ जो किंग है ना वो समिति से पंगा नहीं ले सकता। जैसे आज के टाइम पे भी आप देखोगे, अगर आपने देखा होगा कोalition गवर्नमेंट आती है, आपने पढ़ा होगा आपके पॉलिटिकल साइंस में क्लास 12 में पढ़कर अगर आप आए होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि जो किंग होता है ना, अगर किंग सॉरी यहाँ पर आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं तो कोalition गवर्नमेंट बनी थी, कितने टाइम में गिर जाती है? बिकॉज वहाँ पर जो है ना उसको क्या कहते हैं, बहुत सारे डिसीजन वो नहीं ले पाता क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता। उसके जो मेंबर्स होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के, उनको लोकसभा के अंदर मेजोरिटी वो नहीं पास कर पाता। तो एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी अगर रही तो एक जो किंग होता है, मतलब आज के टाइम पे हम प्राइम मिनिस्टर समझिए, उस टाइम पे किंग समझिए, तो इसकी पावर बढ़ जाती है। तो वैसे ही आज के टाइम पे अगर आप देखोगे कि जो कोalition गवर्नमेंट बनती है वो ज़्यादा टिक नहीं पाती, दे आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन। तो वैसा ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर समिति किंग के अगेंस्ट है, उसके अगर खुद के जो मिनिस्टर्स हैं वो उसके अगेंस्ट है, तो कभी भी वो जो है वो किंग के लिए अच्छी बात नहीं है, वो किंग के लिए क्राइसिस है। ठीक है, तो इस तरीके से बताया जा रहा है। और ऐसा भी माना जा सकता है, ऐसा भी माना जा सकता है, सिर्फ माना जा रहा है, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, इसका कोई एविडेंस नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि उस टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और आर्मी का जो काम है वो समिति संभालती हो, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे भी धर्म धम दंड एक कोष, मतलब एक ट्रेजेडी होती थी। एक तरीके से आप देखोगे दुर्ग का कॉन्सेप्ट और आर्मी का कॉन्सेप्ट सब होता था। तो आर्मी वगैरह का मेंटेनेंस का काम कौन करेगा? वो समिति का काम रहेगा, और जो सोशल पॉलिटिकल इश्यूज है कॉमन लाइफ के वो सभा डिस्कस कर लेगी। ऐसा हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बट वी आर नॉट वेरी श्योर ऑफ इट। तो इस तरीके की जो हमें मीटिंग्स देखने को मिलती है, ये हमें वैदिक और पोस्ट वैदिक पीरियड दोनों में देखने को मिलती है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग गैदर होते थे, और हमें बहुत सारी तरीके से देखने को मिलता है कि लोग किस तरीके से गैदर होते थे। अब हम पर्टिकुलरली एक एक एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, अथर्ववेद में से अलग अलग जगह से हम एक्सट्रैक्ट निकाल कर पढ़ने वाले हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बेसिकली ऐसा माना जा रहा है कि सभा जो होती है, सभा मतलब मैंने आपको बताया कॉमन पीपल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो कॉमन पीपल की ऑर्गेनाइजेशन जो है ऋग्वेद का टाइम जब कंपोज हो गया उसके बाद ओरिजिनेट हुई। ठीक है, इन द लास्ट पीरियड ऑफ द ऋग्वेद। सो बेसिकली मतलब मैंने आपको पहले बताया ना कि ऋग्वेद के अंदर क्या होता था, जब ऋग्वेद मतलब ऋग्वेद में जो है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी का हमको एक्सट्रैक्ट मिलता है। और उस टाइम पे ऐसा माना जा सकता है कि उस टाइम पे डिवाइन ओरिजिन थ्योरी का कॉन्सेप्ट लोग मानते होंगे। ठीक है, लोग मानते होंगे, और हो सकता है कि उस टाइम पे सभा ना हो, बिकॉज अगर लोग मान रहे हैं कि अगर डिवाइन ओरिजिन किंग है तो लोग जो है सभा बनाने की कोशिश ही नहीं करेंगे, लोग जो है सजेशन देने की कोशिश ही नहीं करेंगे किंग को। तो बेसिकली उस टाइम पर जो है सभा का कॉन्सेप्ट हमको नहीं देखने को मिलता है, थोड़ा अथर्ववेद के टाइम पे हमको देखने को मिलता है इसका पर्टिकुलरली सभा का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली यहाँ पर हमको एक जो है नरिष्ठ नाम से मिलता है। तो यहाँ पर एक तरीके की जो है हमें एक्सट्रैक्ट मिलता है, वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है विदे ते सभे नाम नरिष्ठ नाम व आसी ये ते के च सभा सदस्ते मैं संतु सवा चासा। मतलब यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ओ सभा, जो तुम सभा के बारे में, मेरा सभा को एड्रेस किया जा रहा है, जो सभा वहां पर बनी है ना, सभा सदस्य आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत संस्कृत आपने पढ़ी होगी। तो सभा सदस्य इन द सेंस की सभा के जो सदस्य हैं उनको बोला जा रहा है। तो सभा सदस्य, तो वो बोला जा रहा है कि हम लोग ना तुम्हें जानते हैं, ठीक है, हम तुम्हें जानते हैं, तुम सबको हम जानते हैं, ठीक है, हम लोगों को, और तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम नरिष्ठ है। तो वो बोल रहे हैं कि सभा का नाम क्या है? ते सभे नाम नरिष्ठा नाम। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? नरिष्ठ, नरिष्ठ नाम रखे हैं उन लोगों का नाम। अब नरिष्ठ क्यों रखे हैं वो उनको पता, बट कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो लोग हैं वो क्या है, नरिष्ठ नाम से जाने जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर जितने भी लोग जो है गैदर हुए हैं वो बोलना चाहते हैं, और जितने भी लोग यहाँ पर गैदर हुए हैं, जितने भी ये ते केचा सभा सदस्य, जितने भी सभा के जो सदस्य हैं, मैं संतु सवा चासहा, मतलब ये कि जितने भी यहाँ पर गैदर हुए हैं प्रोबेबली
वो लोग सब शांति की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, मतलब दे टॉक ऑफ समथिंग हार्मोनियस। तो इसको पढ़कर जो है केपी जायसवाल का जो इंटरप्रिटेशन निकलता है, तो केपी जायसवाल ये बताने की कोशिश करते हैं, वो बोलते हैं कि हो सकता है कि ये जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, नलिष्ठा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हो सकता है एक परमानेंट हाउस हो। जैसे कि आज के टाइम पे आपको पता है कि लोकसभा जो है वो परमानेंट नहीं है, 5 साल में 6 साल में इसका पीरियड चेंज हो जाएगा। राज्यसभा परमानेंट नहीं है, सब आपको पता है। लेकिन उस टाइम पे हो सकता है एक परमानेंट हाउस एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। तो परमानेंट हाउस जो है वो उस टाइम पे एग्जिस्ट करता हो और वो लोग समिति के अंदर काम करते हो। तो इस तरीके का इंटरप्रिटेशन केपी जायसवाल निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर फिर से मेंशन है कि कोई भी ऑथेंटिक मेंशन नहीं मिलता है हमें, ना ही हाउस के कंपोजिशन के बारे में। हाउस मतलब ये हाउस मतलब घर नहीं, हाउस मतलब लेजिस्लेटिव हाउस जिसे हम कहते हैं, पार्लियामेंट हाउस। तो वो हाउस उसका उस कंटेक्ट में यूज किया गया है। तो उसका कंपोजिशन के बारे में नहीं मिलता हमें, कितने मेंबर्स थे वो नहीं देखने को मिलते हैं, टेन्योर कितना था, जैसे आज के टाइम पे हम रिटायर कर देते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या थी, आज के टाइम पे हम एज क्राइटेरिया रखते हैं ना, क्वालिफिकेशन तो आज भी नहीं रखते हम कि मतलब कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो वो नहीं रखते हम। लेकिन उसके बाद या उस टाइम पे मेंबर्स इलेक्ट होते थे या नॉमिनेट होते थे। आज हम देखेंगे कुछ मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं बाय प्रेसिडेंट, कुछ एंग्लो इंडियंस। तो वो सब कुछ मालूम हमको नहीं पड़ता है, बट फिर भी हमको ये मालूम पड़ता है कि उस टाइम पे कुछ ना कुछ था, बट क्या था कैसा था वो सब हमको मालूम नहीं। वैसे ही दिक्कत बताने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम पे मतलब देखिए अंदाजा लगाया जा रहा है। तो उस टाइम पे दिक्कत बताते हैं कि सभा के जो लोग हुआ करते होंगे, सभा में जो है ना ब्राह्मण होते होंगे, माधवन होते होंगे और नोबल लोग हुआ करते होंगे। फिर अंदाजा लगाया जा रहा है। अब बात करती है ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद के अंदर का हमको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, तो ऋग्वेद के अंदर का हमको पढ़ना है कि इन द संहिता ऑफ ऋग्वेद। तो संहिता देखिए, संहिता दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अगर आप आज आज के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, हित जो होता है ना, समान हित, मतलब एक तरीके से लोग है ना आपस में मिलकर आए हैं, कॉमन इंटरेस्ट के लिए यूनियन बनाया उन्होंने, कम्युनिटी बनाई है, सब लोग साथ में आए हैं। और संहिता एक ऐसा पर्टिकुलरली वैदिक एज में एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट माना जाता है जहाँ पर संहिता एज बोला जाता है, जहाँ पर सब लोग इक्वल थे, सब लोग बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुज़ारा करते थे, ऐसा माना जाता है। तो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हमें एक सुजाता वर्ड देखने को मिलता है। सुजाता वर्ड यूज़ कर देखने को मिलता है सभा के मेंबर्स के लिए। जैसे ऊपर आप हमने पढ़ा ना, ऊपर हमें क्या वर्ड देखने को मिला, नरिष्ठा, नीचे हमें मिल रहा है सभा। सभा के लिए हमें क्या वर्ड देखने को मिल रहा है, सुजाता। और उस टाइम पर सुजाता मतलब उस टाइम पे ऐसा माना जा रहा है कि जो विमेन होती है, विमेन भी पार्टिसिपेट करती थी उस टाइम पे इन टर्म्स ऑफ दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उस टाइप की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो विमेन जिसकी एंसेस्ट्री गुड है वो भी पार्टिसिपेट करती थी। अब बात करते हैं सभा जो कुरु स्टेट के अंदर, तो उस टाइम पे कुरु पंचाल, आपको पता है महाजनपदस की बात हो रही है यहाँ पर। तो वो महाजनपदस कब हुए थे वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। महाजनपदस का इमरजेंस और वो सब चीजें। तो उसमें कुरु जो है, कुरु का जो स्टेट है उसके अंदर जो सभा थी। अब यहाँ पर हर एक सभा, उस टाइम पे तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन था नहीं कि यहाँ इंडिया के अंदर, इंडिया इतनी बड़ी है तो इतना बड़ा कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। उस टाइम पे छोटे छोटे जो कुरु पांचाल और बहुत सारे छोटे छोटे जो 16 महाजनपद थे, उन सबके अपने अपनी खुद की किंग्स होते थे, ठीक है, छोटे छोटे किंग्स होते थे। तो उस टाइम पे वैसे ही कुरु के जो सभा थी, कुरु की जो पार्लियामेंट थी उस टाइम पे, तो उसका मेंशन हमें महाभारत के सभा पर्व में मिलता है, ठीक है। और उसमें बोला जाता है, उसमें बताया जाता है कि जो ब्राह्मण थे और क्षत्रिय थे ना, वो लोग ज्यादा थे उस सभा में, इन दैट पर्टिकुलर सभा। तो हमें मतलब कंपोजिशन की जब बात आपसे पूछी जाए तो आप महाभारत को मेंशन करिए, आप ऋग्वेद को मेंशन करिए। और हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट देखने को मिलता है, वैदिक टेक्स्ट देखने को मिलता है। वो है महाभारत में जब द्रौपदी बताती है, तो वो बताती है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम, न सो धर्मो यत्र न सत्यम मस्ति, न तत्सयम यच्छलेना नुवृद्धिम। तो ये बेसिकली एक तरीके का जो है एक्सट्रैक्ट किया गया है फ्रॉम महाभारत। दस इट डज मीन दैट कि ना कोई ऐसी सभा है, ना सा सभा मतलब ऐसी कोई सभा नहीं है जहाँ पर वृद्धा, वृद्धा आपको पता है ना, वृद्धाश्रम हम कहते हैं, वृद्धा मतलब ओल्ड पीपल, ठीक है। तो ओल्ड पीपल का कंसेप्ट अलग हो सकता है उस टाइम पर। ओल्ड पीपल मतलब जैसे कि ओल्ड पीपल क्या होते हैं, आज के टाइम पे हम ओल्ड पीपल का अलग तरीके से थोड़ा सा कंसेप्शन देखते हैं। उस टाइम पर ओल्ड पीपल आप बोल सकते हो लर्नड पर्सन, ठीक है। ओल्ड पीपल या नहीं बोल सकते हो आप जो पर्सन बहुत ज़्यादा इंडोर्ड है विथ इंटेलिजेंस, ठीक है, और वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख चुका है।
तो बेसिकली ऐसी कोई सभा नहीं है जिसमें वृद्धा ना हो, ठीक है, और ऐसे कोई वृद्धा नहीं है जो धर्म के बारे में बात नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे कोई वृद्धा नहीं है जो वदंती वदंती यानी बोलना, धर्म मतलब धर्म के बारे में बात नहीं करते, और ऐसा कोई धर्म नहीं है। तो सारे धर्म बताना चाहती हूँ कि सारे धर्म जो है ट्रूथ की बात करते हैं, सच की बात करते हैं ना। तो कोई ऐसा धर्म नहीं है जो ट्रूथ की बात ना करे, और ट्रूथ इज मीनिंगलेस। तो ट्रूथ अगर है ना, ट्रूथ क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा अगर उसके साथ धोखाधड़ी यानी डिसेप्शन जो है उसके साथ मिला हुआ हो। तो बेसिकली ये एक तरीके का महाभारत से हमें कोट मिलता है। इससे क्या समझ में आता है हमें, इससे हमें ये समझ में तो आता है ना कि सभा के अंदर जो मेंबर्स हुआ करते थे वो कैसे थे, ओल्ड थे, लर्न थे, और वो बात किसकी करते थे, धर्म की बात करते थे, मतलब सच की बात करते थे। तो ऐसे यहाँ पर जो है हम समझ सकते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या है। तो अगर आपको कंपोजिशन के बारे में पूछा गया तो आप ये मेंशन कर सकते हो। आप आपको एक्सट्रैक्ट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप उसका ट्रांसलेशन एक्सप्लेन कर सकते हो। एक और हमें वर्ड्स मिलता है ऋग्वेद के अंदर। उसमें हमें देखने को मिलता है कि एक जो सभापाल होता है, सभ्यपाल, देखिए मतलब जैसे कि सभा होती है तो सभा के ऊपर कोई एकदम कोई चेयरमैन रहेगा, तो वो चेयरमैन या फिर उसको हम सभापाल कहते हैं। तो वो सभापाल हमें देखने को मिलता है कि वो सभापाल जो है वो क्या कर रहा है, चैरियट पे जा रहा है या फिर घोड़े पे जो है जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि थोड़ा सा मतलब वो पावरफुल होगा बेसिकली इकोनॉमिकली या जो भी। तो वो किस पे राइड कर रहा है, हॉर्स पे राइड कर रहा है। तो सभा का स्ट्रक्चर जो है वो उसका छोटा सा स्ट्रक्चर था, लेकिन छोटा सा स्ट्रक्चर था समिति के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था क्योंकि यहाँ पर लोग जो है मिला करते थे। तो बेसिकली सभा एक तरीके का इंस्टीट्यूशन था जो कि हर जगह मौजूद था वैदिक पीरियड में। ये तो हमें समझ में आ गया है क्योंकि हर जगह हमें सभा सभा का मेंशन मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये भी हमको समझ में आती है कि ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि यू मेक योर हाउसेस सिविलाइज्ड, मतलब तुम अपने घरों को सिविलाइज बनाते हो, तुम्हारी आवाज़ जो है वो जेंटल है, मतलब तुम मधुर भाषी हो, समझे समझिए, और उसके बाद आप जो है मेंबर रहोगे सभा का लॉन्ग टाइम तक के। तो मतलब यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो इंसान मतलब इंसान का कैटेगराइजेशन कैसे किया जा रहा है कि इंसान जेंटल है, अच्छा इंसान है, इसलिए वो लंबे टाइम तक के आप जो है सभा का मेंबर आपको रहना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर ये बात हो रही है कि यहाँ पर जो है सभा के अंदर डिफरेंट तरीके के रिलीजियस और पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस किए जाते होंगे। और सेकेंडली यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जो वो जो हाउस है जिसको हम पार्लियामेंट कह सकते हैं, उसके जुडिशियल फंक्शंस भी थे। देखिए जैसे आज के टाइम पे आप देखोगे ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर सकते हो जब आप लोकसभा कोई बिल पास कर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है। तो बेसिकली हाउस जो है वो क्या कर सकते हैं, अमेंड किया जा सकता है। तो हाउस का बहुत ज़्यादा हाउस के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। वैसे ही उस टाइम पर भी हाउस का एक इम्पॉर्टेंट रोल था जुडिशरी में, मतलब कानून में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो एक वर्ड हमें मिलता है कल विश स्पृत। कल विश स्पृत एक वर्ड है जो सभा के लिए यूज़ किया गया है ऋग्वेद में। इसका मतलब ये होता है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि सिन को यानी गुनाह को, पाप को सही कर सके या क्राइम को सही कर सके। कल विस्पृत मतलब क्राइम को सही करने वाला। कैसे क्राइम को सही करेंगे, आप दंड देके करेंगे ना, जैसे कि जो जितना क्राइम करेगा वो उतना ज़्यादा दंड का भोगी होगा, ठीक है। क्राइम छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, बट क्राइम का जो है भोगी होगा, और क्राइम को जो देने वाला है वो कौन हो गया, जुडिशरी हो गई। आज के कॉन्टेक्स्ट में जुडिशरी हम बता रहे हैं। तो कल विश स्पृत ऐसा जो है बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग जुडिशियल प्रोसेस में है, जो जुडिशियल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्होंने भी क्या कहते हैं कहीं ना कहीं जो है इनजस्टिस इनजस्टिस फेस किया हो, या फिर हो सकता है उनका भी कुछ ना कुछ सिन हुआ हो। तो यहाँ तक कि यजुर्वेद में हमको एक मंत्र मिलता है जिसमें हमें पता चलता है कि लोग जो है अगर हमें सिन से बचना है या क्राइम किसी ने कर लिया है तो उससे से बाहर आने के लिए एक प्रेयर वहाँ पर आपको यजुर्वेद में मिलती है। साथ साथ जो ओरिजिनल सभा है, जो ओरिजिनल सभा के बारे में हम बात करते हैं, वो हो सकता है जुडिशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना न्याय नीति पढ़ा था हमने। न्याय नीति में हमने क्या समझा था कि न्याय जो होता है रॉल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट वर्च्यू होता है ऑफ अ गुड सोसाइटी। मतलब कहीं पर भी कोई भी स्टेट है तो वहाँ न्याय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक लीगल इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए उस टाइम पे जो सभा है ये एक तरीके का लीगल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती होगी, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। और उस टाइम उसके बाद जो है नेचर ऑफ सभा जो है धीरे धीरे करके चेंज हो गया। अब यहाँ पर हमको एक जगह ऋग्वेद में ये भी मेंशन मिलता है कि लोग जो है क्या कहते हैं, काऊ काऊ यानी गाय आपको पता है, और उसकी यूटिलिटी उसके फायदों के बारे में बात करते थे सभा के अंदर। ये एक मेन टॉपिक हुआ करता था।
देखिए उस टाइम पे आपको ये समझना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। आप सोचेंगे यार ये कौन सा तरीका है बात करने का, तो ऐसा नहीं होता। देखिए आज के टाइम पे हम बहुत सारे मॉडर्न मुद्दों के बारे में बात करते हैं, हम ई गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं, हम इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, हम वेरियस अदर फील्ड्स के बारे में बात करते हैं, आईटी सेक्टर, वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हद बहुत सारी चीज़ें, मतलब कोई हद ही नहीं है, आप कितनी डिस्कस कर सकते हो। बट आज के टाइम पे इतना टेक्नोलॉजिकल स्कोप हुआ, उस टाइम पे मेनली जो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड सोसाइटी थी, ठीक है। आज भी इंडिया में 65% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर कैटल रियरिंग जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। तो उस टाइम पे काऊ को यूटिलाइज करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती है वो सब डिस्कस की जाती थी। तो सभा जो है ऐसा बोला जा सकता है, हो सकता है कि सभा जो है, ये जो सभा है हो सकता है ये थोड़ी अलग सभा हो। हर एक सभा अलग अलग हो सकती है। सभा मतलब ग्रुप ऑफ गैदरिंग ऑफ पीपल, तो हो सकता है ये कुछ अलग तरीके की सभा हो। और कहीं कहीं पर सभा तो अमोद प्रमोद की जगह बताई गई है। अमोद प्रमोद मतलब एक एंटरटेनमेंट प्लेस बताई गई है, ठीक है। और यहाँ पर ऋग्वेद में बताया जाता है कि गैमलर्स, आपको पता है गैमलर्स कौन होते हैं। तो गैमलर्स यूज टू गो टू द मीटिंग एंड अंडरस्टैंड दैट दे वुड बी द वंस हु वुड बी विक्टोरियस। मतलब गैमलर्स के बारे में बताया गया है कि गैमलर्स वहाँ जाते थे। तो आप सोचोगे यार गैमलर कहाँ से जाने लगे, अभी तो लर्न मैन जाते थे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर जो है अलग अलग सभा का मेंशन हो रहा होगा। हो सकता है वो लोग कुछ अपना अपना ग्रुप बना के क्या कहते रह रहे हो ऐसी, तो उसको हम सभा कह रहे हो, तो अलग अलग चीज़ें हो सकती है। तो ये हम बंदोपाध्याय जो है बताते हैं कि हम जो है समझ सकते हैं कि ये जो हाउस है, ये जिसके बारे में बात हो रही है, ये डिफरेंट है, ठीक है। बंदोपाध्याय ऐसा बताते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि सभा का मतलब क्या होता है, यूनियन ऑफ पीपल, मतलब सब लोग का साथ में आना। तो सभा जो है स्टार्टिंग में हो सकता है कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी पे लिमिटेड हो, बाद में जाकर धीरे धीरे जो है ना, और लोगों ने क्या करने लग गया, स्पोर्ट्स के लिए सभा बनाने लग गए होंगे, रिलीजियस पर्पज के लिए, डिबेट्स के लिए। आज आपकी एसोसिएशंस नहीं होते, यूनियंस नहीं होती है, आपके स्टूडेंट फेडरेशंस नहीं होते हैं, आपकी सोसाइटीज नहीं होती है, सब होता है ना। आप लोग क्या कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम दी लीगल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, आप अपने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए खुद अपने कुछ कुछ तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हो, यूनियन बनाते हो, सोसाइटीज जिसे हम कहते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको सोसाइटीज आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो बेसिकली वो सब सोसाइटीज का जब आप फॉर्मेशन करते हो, तो वो भी तो किस तरीके की सभा ही हुई। तो बेसिकली सभा और किंग के बीच में एक बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है, ठीक है। तो वो क्या है रिलेशनशिप, वो हम समझेंगे। तो जो मेन सभा थी, जो पॉलिटिकल सभा थी, जिसे हम मेनली आज के टाइम की पार्लियामेंट से कंपेयर कर सकते हैं, तो वो पॉलिटिकल सभा जिसको हम कह रहे हैं, वो डायरेक्टली किंग के साथ काम करती थी और किंग उनके एडवाइस पे काम करता था। मतलब सभा जो एक तरीके की एडवाइजरी बॉडी थी, जैसे कि आज के टाइम की पार्लियामेंट। अब हम सभा का इम्पोर्टेंस देख सकते हैं कि रामायण पीरियड के अंदर किंग दशरथ जो है वो सभा बुलाते हैं, ठीक है। सभा बुलाते हैं कि हमें जो है क्या कहते हैं, जो राम है, राम को हमें क्या बनाना है, राजा बनाना है, ठीक है। तो शांति पर्व में बताया जाता है महाभारत के कि लोग आते हैं और लोगों को जो है पार्लियामेंट के रूप में जो है एक्सप्रेस किया गया है। लोग यहाँ पर मतलब आते हैं, मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कॉमनली सब लोग आते हैं, सब लोग जमा होते हैं। और ये शुक्र नीति सार से किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बाय गिविंग इज द नेम ऑफ कॉर्पोरेटर्स। तो उसके जो मेंबर्स रहते हैं उनको कॉर्पोरेटर्स का नाम दिया जाता है। और अलग अलग तरीके से नाम उनको दिया जा सकता है। आज के टाइम में आप देखोगे ना, जैसे कि एक प्राइम मिनिस्टर से दूसरे प्राइम मिनिस्टर जब पावर शिफ्ट होती है, प्रेसिडेंट जो है किस तरीके से आप पावर जो है शिफ्ट करते हैं, ओथ किस तरीके से ली जाती है। तो वैसे ही क्या कहते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग मेंबर जो है प्रेजेंट रहते हैं, वो सब जो है आज के टाइम पे तो उसकी स्क्रीनिंग हो जाती है, बाहर के लोग भी देख सकते हैं, हम भी बैठे बैठे टीवी पे देख सकते हैं। तो उस टाइम पे तो टीवी भी थी नहीं, तो बेसिकली उस टाइम पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग आ जाते हो, पूरा गांव आ जाता हो, क्योंकि थे तो छोटे छोटे गांव ही, ठीक है। तो छोटे छोटे गांव थे, तो वो गांव के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब लोग आ जाते हो। तो बेसिकली मतलब कि जैसे आज के टाइम पे कैपिटल जो है, कैपिटल जो कैपिटल, जैसे कि आपको पता है, आपको दिल्ली कैपिटल, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो दिल्ली कैपिटल है इंडिया का, न्यू दिल्ली। तो वहाँ पर पार्लियामेंट आपको देखने को मिलती है। तो वैसे ही उस टाइम पे भी सभा की एक बिल्डिंग हुआ करती थी। पूरा अलग से सिटी तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि सभा ऑलरेडी मैंने आपको बताया छोटे छोटे गाँव की होती है। तो गाँव के अंदर एक छोटी सी बिल्डिंग बना देंगे, वो सभा की बिल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मतलब जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, हमने ये पढ़ा है कि जो हाउस है, जो सभा है, उसका क्या काम है, लेजिस्लेटिव काम भी है और जुडिशियल काम भी है। दोनों भी चीज़ें, मतलब लॉ फॉर्मिंग भी और लॉ प्रोटेक्टिव काम भी है। अब यहाँ पर सभा के बारे में हमने पूरा सभा 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 कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ेंगे समिति।
तो देखिए प्रजापति की 2 ड्यूटीज़ मानी जाती है। प्रजापति यहाँ पर रेफ़र किया जा रहा है किंग को, ठीक है? तो हम किंग रेफ़र करेंगे इसकी जगह पे। तो आपको जो है किंग रेफ़र करने में जो है हेल्प मिलेगी। आज के कॉन्टेक्स्ट में आप रिलेट कर सकते हो, आप प्राइम मिनिस्टर को रिलेट कर सकते हो, ठीक है? आप देखिए यहाँ पर आपको मिलेंगे कि सभा और समिति 2 आपको जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज के टाइम पे आप क्या लोगे? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है? और समिति क्या है? लार्जेस्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। तो सभा जो है इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, तो आप इसको लोकसभा ले लीजिए, ठीक है? तो ये सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हो सकता है कुछ फीचर्स इसमें लोकसभा के हो, कुछ राज्यसभा के हो, तो वो आपके ऊपर है, आप कंपेयर कर सकते हो, ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। समिति जो होती है, समिति जो है सम मतलब धन आप बोलते हैं ना, सम धन इति। तो इस तरीके से देखते हैं हम, 2 वर्ड का जो है कॉम्बिनेशन है, जिसका मतलब होता है कि सब लोग साथ में आ रहे हैं, ठीक है? सब लोग साथ में आ रहे हैं, तो एक तरीके की बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल बॉडी हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। आज के टाइम पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसकी पॉलिटिकल बॉडी हो जाती है, जिसमें रूलर जो है, रूलर भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह। तो बेसिकली आज के टाइम पे भी आप देखोगे लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर भी रहता है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं समिति। तो समिति के अंदर सारे सिटीजन्स भी होते हैं, और यहाँ तक बताया गया है कि मंत्र एक में बताया गया है ऋग्वेद के, कि किंग जो है वो किसके पास जाएगा? वैथाका ऑफ समिति के पास जाएगा। वैथाका जो है वो बहुत अलग अलग टर्म्स पे अलग अलग चीज़ों का मतलब हो सकता है। समिति का कंट्रोल जो है, समिति का कंट्रोल है किंग के ऊपर। मतलब आज भी आप देखेंगे कि अगर लोकसभा जो है, लोकसभा के मेजोरिटी मेंबर्स नहीं मान रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर कोई भी फैसला नहीं ले सकता, ठीक है? तो देयर इज़ नो ऑटोक्रेटिक पावर, डिक्टेटरशिप नहीं चलती है यहाँ प्राइम मिनिस्टर की। तो वैसे ही उस टाइम पे भी किंग के ऊपर किंग की डिक्टेटरशिप नहीं थी, किंग जो है ऑटोक्रेटिक नहीं हो सकता, बिकॉज समिति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो समिति जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और अगर समिति को पसंद नहीं आ रहा है किंग का कोई भी काम, तो फिर वो किंग की तरफ जो है, किंग के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो देखिए अलग अलग इसमें भी, जैसे सभा के बारे में हमने डिफरेंट व्यूज़ पढ़े थे ना मॉडर्न स्कॉलर्स के, उस तरीके से इसमें भी हम डिफरेंट व्यूज़ पढ़ेंगे। तो इसमें कीथ लिखते हैं कि समिति एक तरीके का इंस्टीट्यूशन होगा जहाँ पर लोग अपना मतलब लोग अपनी ज़रूरतों के बारे में डिस्कस करते होंगे। पहले तो बेसिक ज़रूरतें होती थी, आज तो कितनी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते। पहले बेसिक ज़रूरतें कि हमें एक गाय चाहिए, हमें ये कहते हैं पानी की व्यवस्था करवा दो, ऐसी मतलब छोटी छोटी चीज़ें। तो उस टाइम पे वो सब चीज़ें डिस्कशन करते होंगे, लेकिन हमें समिति का कंपोजिशन क्या है उसके बारे में पता नहीं चलता है। और इसमें अलग अलग जो है लोगों का अलग अलग मानना है। केपी जायसवाल का मानना है कि सारे लोग जो है वो प्रेजेंट होते थे मीटिंग में, सारे। कैन यू अंडरस्टैंड? सारे मतलब उस पूरी उस पर्टिकुलर पूरे गांव की पॉपुलेशन। इट्स पॉसिबल, इट्स वेरी मच पॉसिबल। आप आज देखो इतनी जो आबादी है हमारी इंडिया की, तो इंडिपेंडेंस के टाइम इतनी आबादी नहीं थी। उसके पहले आप जाओगे जब 1881 के अंदर, उतनी आबादी नहीं थी। तो आबादी हमारी इतनी थी नहीं, और उस टाइम पे पूरी इंडिया की बात नहीं हो रही है, छोटे से पर्टिकुलर जैसे कि कुरु पांचाला, जैसे अयोध्या। तो एक छोटे छोटे हमारे जो है ना सिटीज़ की गाँव की बात हो रही है। तो हो सकता है कि अगर 2-3 हज़ार या 5 हज़ार पॉपुलेशन हो, तो सब लोग प्रेजेंट भी रह सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये ऐसा पर्टिकुलरली पॉसिबल नहीं है कि जब समझ लीजिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है तो सब लोग प्रेजेंट रहे, ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो हमें कोई रेफरेंस नहीं मिलता कि कौन प्रेजेंट था कौन नहीं था, ठीक है? और लोग बिना बिना रीज़न के क्यों मतलब क्यों प्रेजेंट रहेंगे? तो ऐसा जो है श्वेत केतु बताते हैं कि सब लोग जो है बिना रीज़न के प्रेजेंट नहीं रहेंगे, क्या ज़रूरत है सबको प्रेजेंट रहने की? और वैसे अल्टेकर बताते हैं कि जो गवर्नमेंट है, मतलब जो समिति है, वो समिति क्यों बनाई गई, कैसी बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई, इलेक्ट करी हुई है, नॉमिनेट करी हुई है, एक गवर्नमेंट बॉडी है या नॉन गवर्नमेंट बॉडी है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। हम कुछ भी नहीं कह सकते। गवर्नमेंट बॉडी हम मान रहे हैं आज के टाइम पे गवर्नमेंट बॉडी है, हो सकता है नॉन गवर्नमेंट बॉडी हो सकता है नॉमिनेटेड हो सकता है इलेक्टेड हो सकता है रिलीजियस बॉडी हो, ठीक है? और क्या पर्टिकुलर तरीके का क्राइटेरिया हो उसको इलेक्ट करने का, कुछ नहीं जानते हम, ठीक है? लेकिन उसके बाद जो है हम जो है फिर भी हम कोशिश करते हैं समझने की। तो हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कि समिति उस टाइम पर अपर क्लास लोगों की हो, ठीक है? अपर क्लास लोगों की समिति हो, ठीक है? तो जो भी लोग रहेंगे इंडिया के अंदर, मैंने आपको बताया ग्रीक सिटी स्टेट। आपने सुना होगा ना जो वर्ड पॉलिस आता है, पॉलिस, जिससे आपका पॉलिटिक्स बनता है और सब कुछ जो भी है। तो वो ग्रीक सिटी स्टेट्स जो होते थे ना, छोटे छोटे होते थे, जिसमें प्लेटो और अरिस्टोटल बताते थे कि पॉपुलेशन कितनी है, 5,000 लोगों की पॉपुलेशन, 5,000 लोगों की पॉपुलेशन मेंशन करते हैं वो। तो वो एक सिटी स्टेट हुआ करता था। तो उस टाइम पे भी इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत कम थी, तो बहुत कम लोग रहते थे उस टाइम पे।
और उस टाइम पे जो समिति है, समिति के जो एमिनेंट लोग हैं वही पार्ट रहते होंगे, ठीक है। और एक और चीज़ हमें ये भी समझ में आता है कि उस टाइम पे आप देखोगे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो इस तरीके का स्ट्रक्चर था उसमें ब्राह्मण को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो हो सकता है कि ब्राह्मण प्रेजेंट रहते हो, ठीक है। तो मेन फंक्शन तो समिति का ये था कि किंग को इलेक्ट करना, ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया, लेकिन कैसे इलेक्ट करना वो सब हमें नहीं पता, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और एक और फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि समिति के पास पावर थी कि वो किंग को चैलेंज कर सके, उसकी पावर्स को चैलेंज कर सके, और पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के बारे में बात करने का काम जो समिति का था, डिबेट करने का काम था। आज के टाइम की पार्लियामेंट देख लीजिए आप, पूरा वो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी बताया गया है। तो हर एक समिति का जो मेंबर हुआ करता था उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच थी। ऑफ कोर्स ही बात है, वो हर इंसान अपनी खुद की बात जो है सुन सकता है। तो वो ऋग्वेद में एक हमें मेंशन मिलता है, आई एक्सेप्ट बोथ योर आइडिया एंड योर समिति, it is possible that Samiti will do religious, political and social work equally through debate and discussion. तो बेसिकली यहाँ पे मतलब बताया जा रहा है कि जितने भी समिति के लोग हैं वो लोग हो सकता है सब लोग आपस में एक दूसरे की बात सुन के जो है काम करते होंगे। अथर्ववेद में हमको देखने को मिलता है, आई एक्सेप्ट द नॉलेज टैलेंट एंड स्पीड ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन समिति, ओ देवेंद्र मेक मी द लीडर ऑफ दिस ग्रेट हाउस, इफ योर माइंड हैज गोन टुवर्ड्स समवन एल्स और हैज चेंज्ड ऑन सम इशू और थिंग, I want to change that mind from there so that the mind become favorable to me and me. तो मतलब अथर्ववेद में ऐसा लिखा हुआ है कि आप जो है लोग अपना वोट मांग रहे हैं, इन शॉर्ट अगर आप समझो तो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि आप जो है क्या कहते हैं मुझे राजा बना दीजिए, मुझे इसका हेड बना दीजिए समिति का, ठीक है, और आप मुझे फेवर करिए, ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर हो रही हैं। और अगर हम बात करें कि अथर्ववेद में क्या लिखा हुआ है, समिति का काम क्या होना चाहिए, इस काम के बारे में, तो काम के बारे में ये लिखा हुआ है कि समिति में ऐसे राजा को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो प्रॉपर्टी छीन ले ब्राह्मण की, ठीक है, मतलब यहाँ पर ब्राह्मण की सुप्रीमेसी दिखाई जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किंग जो है हमेशा जो है कॉपरेट करना चाहिए, इस तरीके का भी यहाँ पर टेंडेंसी दिखाई जा रही है। सेम बुक में ये लिखा हुआ है कि प्रिस्ट जो है, प्रिस्ट ऐसा बोलते हैं कि किंग जो है सिट होना चाहिए, मतलब किंग जो है बैठना चाहिए थ्रोन के ऊपर, और समिति जो है उनकी तरफ लॉयल होना चाहिए। मतलब किंग थोड़ा सा, ऑफ कोर्स की बात है, बिकॉज ही इज द किंग, तो किंग जो है थोड़ा सा सुपर रहेगा एज कम्पेयर टू समिति। लेकिन फिर भी समिति के पास पावर है, अगर समिति सब साथ में हाथ मिला ली तो किंग के अगेंस्ट खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर बंदोपाध्याय जो है कुछ अलग अलग कंक्लूजन निकालते हैं, वो बताते हैं कि समिति एक स्मॉल ग्रुप थी, मतलब ग्रुप थी सारे लोगों की, ये इंटायर नेशन की सभा थी, ठीक है, और इसमें जो है किंग के साथ मिलकर काम किया जाता था, ठीक है। और उसमें जो है समिति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे, क्योंकि जो भी टाइम पे जो भी फैसले लिए जाने पड़ते थे उस टाइम पे वो समिति ही लिया करती थी। और हमें ये भी मेंशन मिलता है अथर्ववेद में कि किंग के अकॉर्डिंग, किंग जो है उस टाइम पे बताने की कोशिश करते हैं कि समिति जो है वो किंग के साथ नहीं चल सकती, जो किंग ऑटोक्रेटिक बनने की कोशिश करता है, डिक्टेटर बनने की कोशिश करता है। मतलब समिति उनके साथ ही काम करेगी जो लोग जो है क्या कहते हैं, जो किंग है वो थोड़ा सा, मतलब किंग को कंट्रोल करना, किंग को कंट्रोल करने का काम भी समिति का था। देखिए अब यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है सभा एंड समिति का, तो फिर अगेन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि देखिए ये सब आइडियाज इसलिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर रेफरेंस नहीं मिलता है, कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट नहीं मिलता है। सभा समिति कई कई बार साथ में यूज़ हुआ है, कई कई बार अलग यूज़ हुआ है, स्कॉलर्स का ओपिनियन अलग अलग है, तो हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं कि सभा समिति क्या हो सकती है। तो हिल ब्रांड मैंने आपको बताया था, पहले ही बताते हैं, हिल ब्रांड की जो सभा है वो क्या होती है, सभा जो होती है समिति दोनों सेम ही चीज़ होती है, जहाँ मीटिंग होती है वो क्या कहते हैं सभा है, और जो लोग आते हैं वो समिति है। और लुडविग क्या बताते हैं, लुडविग बताते हैं कि समिति जो है वो लोअर है, मतलब यहाँ पर उल्टा कर दिया उन्होंने, वो बोलते हैं समिति लोअर बिल्डिंग है, और लोक जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो वो लुडविग ऐसा बताते हैं। जिम्मर कैसा बताते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था जिम्मर का भी एग्जाम्पल। जिम्मर बोलते हैं कि सभा जो है वो एक लोकल है, लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन है, और समिति सेंट्रल बॉडी है। और कीथ जो है, कीथ भी सेम बात मानते हैं हिल ब्रांड। हिल ब्रांड क्या बोलते हैं कि समिति जो है वो क्या है, समिति जो है एक तरीके का एक जगह है, ठीक है, और सभा जो है यहाँ पर सब लोग आकर अपने खुद के व्यूज रख सकते हैं, मतलब दोनों की चीज़ें सेम है। तो मतलब लेकिन मोस्टली स्कॉलर्स इस बात से मानते हैं कि समिति जो है वो थोड़ी सी हायर बॉडी है, ठीक है। तो इसलिए अगर मोस्टली स्कॉलर्स जब एक चीज़ को मानने लग जाते हैं ना तो हम वो चीज़ को बिलीव करने लग जाते हैं, although we do not know that, बट हम मान सकते हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि समिति एक हायर बॉडी है, जैसे कि आज के टाइम पे आप लोकसभा राज्यसभा का एग्जाम्पल ले लो,
और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है फैसले किए जाते हैं। और यहाँ पर जो है लोग जो है बहुत सारे आइडिया देते हैं कि दोनों भी हाउसेज जो है, चाहे वो सभा हो या समिति हो, दोनों किंग के फैसलों को अफेक्ट करती है, एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट करती है। ऑफ कोर्स सी बात है, दोनों हाउसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों हाउसेज के कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक कि लोगों ने उनको प्रजापति की 2 बेटियाँ बताई है, मतलब किंग की 2 बेटियाँ बताई गई है यहाँ पर उनको, और वो बोलना चाहते हैं कि किंग जो है वो क्या है, डिवाइन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि पूरा जो इंस्टीट्यूशन है वो डिवाइन है। बट क्योंकि डिवाइन थ्योरी की बात चल रही है ना हमारी, क्योंकि रामायण महाभारत में आपको डिवाइन थ्योरी देखने को मिलेगी। तो डिवाइन थ्योरी ऑफ किंग, तो डिवाइन थ्योरी ऑफ किंग है, मतलब सभा समिति जो है वो 2 बेटियां हैं और वो लोग भी जो है कहीं ना कहीं किंग को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। अब एग्जिस्टिंग सोसाइटी से अगर हम कंपेयर करें, हमने पूरा चैप्टर मैंने आपको कंपैरिजन करते करते बताया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसमें हमने ऑफकोर्स ही बातें सब चीज़ें डिस्कस कर ली है, जो अभी ये बताया जा रहा है कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो यूएनजी हो, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, पंचायती राज हो, ये सब लोग सभा समिति के इंस्टीट्यूशन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। और अगर हम सभा समिति के बारे में देखते हैं तो पार्लियामेंट भी जो है वो उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से सभा समिति काम किया करती थी। वहाँ पर डिस्कशन होते थे, डिबेट होते थे, लोग आपस में डिस्कशन करते थे, रूलर्स को इलेक्ट करते थे, और बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है दोनों चीज़ों में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है। देखिए, आपने डिफरेंस ध्यान से ऑब्जर्व करा होगा तो पहले तो 2 चीज़ें ये है कि पहले के जो अर्लियर हमको जो टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं उसके अंदर हमको अलग चीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि ऋग्वेद में, बाद के टेक्स्ट में हमको अलग चीज़ देखने को मिलती है अथर्ववेद में। तो वहाँ पर जो है सिमिलैरिटी नहीं है, मतलब वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड में जो है सिमिलैरिटी हमको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है। उसके बाद हम ये भी समझेंगे जो सभा समिति है, तो सभा समिति के अंदर जैसे कि आज के टाइम पे क्या होता है कि आज के टाइम पे आप देखोगे कि जो लॉ बॉडी होती है, हमारे जो लॉ होते हैं, सिविल जज जो होता है हमारा, और जो पूरा एक जस्टिस का अलग सिस्टम है, वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। उस टाइम पे मतलब लॉ के जो फैसले हैं वो भी क्या कहते हैं, वही सभा समिति ले रही है, लेजिस्लेटिव फैसले भी सभा समिति ले रही है। तो आज ऐसा नहीं होता, तो ये एक अलग डिफरेंस हो गया। तो उस टाइम पे मतलब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एज वेल एज जुडिशरी, तीनों फंक्शन जो है वो सभा समिति करेगी। ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे जो है क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है और जुडिशरी अलग है। और साथ-साथ जो है उस टाइम पर ये भी क्लैरिटी नहीं है कि मेंबरशिप क्या थी, मतलब हम कंप्लीटली नहीं कह सकते कि वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थी या नहीं थी। ठीक है। लोगों का पार्टिसिपेशन था सर्टेनली, बट किस बेसिस पे था? क्या शूद्र को अलाउ नहीं किया जाता था? क्या विमेन को अलाउ नहीं किया जाता था? वो सब चीज़ें हम अभी भी नहीं समझ पाए हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं समझ में आता है कि सभा और समिति जो है वो किस तरीके से वर्क करेगी, और क्या आज के टाइम जैसे मॉडर्न लॉ जैसे कि है वैसे उस टाइम पे भी कुछ कानून वगैरह हुआ करते थे क्या? तो वो हमें नहीं समझ में आते। लेकिन हमें सिर्फ इतना समझ में आता है कि सभा समिति एक तरीके के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे इंडिया, एंशिएंट इंडिया में। बहुत छोटा सा, इंटरेस्टिंग सा और कॉम्प्लेक्स सा और थोड़ा सा जो है ईजी सा टॉपिक था, और ये हमने फिनिश कर लिया है, हम आ गए हैं कंक्लूजन पे। तो हम कंक्लूजन यही करने वाले हैं कि सभा समिति जो है, भले ही हम देखते हैं कि सभा समिति जो है इंडिया के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, मतलब इंडिया के अंदर हमने प्रूव कर दिया कि डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये सब ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे वैदिक टाइम से। और ये सब सभा समिति और विधाता के फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे। और ये जो है क्या कहते हैं, हो सकता है कि सभा एक लोकल बॉडी हो रूरल एरिया में, समिति जो है सेंट्रल बॉडी हो। ठीक है। और हो सकता है कि पोस्ट वैदिक पीरियड में दोनों का स्ट्रक्चर चेंज हो गया हो। और उस टाइम पे देखिए आपको पता होगा ना, बाद में जाके मोनार्की स्टैब्लिश हो गई थी बहुत सारी जगह पे। तो हो सकता है कि जो किंग है उसने कहीं ना कहीं अपना डोमिनेंस बना दिया हो, और इससे कहीं ना कहीं जो है अपना खुद का मोनार्की स्टैब्लिश कर दी गई हो। और फिर हमें लगता हो कि यार इंडिया में तो बहुत सालों से मोनार्की चली आ रही है, लेकिन हो सकता है उसके पहले इस तरीके का फंक्शन एग्जिस्ट करता हो। तो बेसिकली यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि अलग अलग थ्योरीज हो सकती है, अलग अलग बातें हो सकती है, लेकिन हमारा ये पूरा चैप्टर समझाने का मकसद ये था कि जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड से ही जो है हमारे टाइम पे, मतलब वैदिक पीरियड मतलब कितना, 3000 साल पहले। ठीक है। तो उस टाइम से जो है हमारे बीच में जो आइडियाज़ है डेमोक्रेसी के और रिपब्लिक के, वो आइडियाज़ हमारे बीच में कॉमन थे। और ये कोई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हम प्रूव करना चाहते थे, हमने ये पूरा चैप्टर के थ्रू ये जो है प्रूव कर दिया। ठीक है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ, राज्य एंड राष्ट्र के साथ। और चैप्टर के नोट्स मैं बना दूंगी, बहुत ईजी सा चैप्टर है आई होप। और आपको जो है इसके नोट्स में अपलोड कर दूंगी, और आपको जो है आप एक्सेस कर लोगे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।